नमस्कार, मैं हूं जगदीश प्रकाश। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया नेटवर्क। टीएफडी इंडिया नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हाजिर है एक बार फिर देश की राजनीतिक खबरों के साथ। बात करेंगे विधानसभा चुनावी समीक्षा पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन वापसी के बाद से ही चुनावी माहौल गर्मा गया है। सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। भाजपा की ओर से पीएम मोदी और अमित शाह चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रांची पहुंच सकते हैं। पार्टी नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के कार्यक्रम की भी जल्द तय हो सकती है। चर्चा करेंगे कुछ ऐसी राजनीतिक सवालों पर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जगदीश, बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लेते हैं पहला सवाल। नीतीश की धमकी से हिली बीजेपी, मनाने के लिए पटना जा रहे हैं जेपी नड्डा। कैसे देखते हैं इस सवाल को सर? देखिए जगदीश जी, जो बैठक नीतीश कुमार का हुआ था उससे लोगों का एक बार मनोबल गिरा था कि जेडीयू की बैठक बुला करके सीएम आवास में एनडीए की बैठक क्यों हुई। बहुत सवाल उठे थे। यह उठा था कि नीतीश कुमार की पार्टी अंदर ही अंदर टूट गई है और भाजपा ने तोड़ लिया है। अब नीतीश कुमार का वह दम खम नहीं रहा जो पहले था कि पलटी मार जाते थे जी। लेकिन लग रहा है कि नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनकी चेतावनी भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब जिस तरह से गिरिराज सिंह हो या प्रदीप सिंह हो, इन लोगों का रवैया जो है, या भारतीय जनता पार्टी का बटोगे तो कटोगे, या अगर आपको बिहार में रहना है अररिया में तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा, लाठी भाला फरसा तलवार रखो घर में, एक थप्पड़ का 100 थप्पड़ से जवाब दो। यह सब चीजें नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रही, क्षति पहुंचा रही। चिराग पासवान एनडीए की बैठक से दूरी बना रहे हैं। नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई तभी भी वह नहीं आए, कुर्सी खाली रही। गिरिराज सिंह को पीछे बैठा करके एक संदेश देने का कोशिश नीतीश कुमार ने कहा कि हमने किनारे कर दिया उनको, लेकिन गिरिराज सिंह है कि वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, फिल्म था, तो गिरिराज है कि मानते नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी, हकीकत जगदीश जी यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा कुछ जानती ही नहीं है और इसके बगैर चुनाव मैदान में हुआ कुछ बोलने के लिए उसके पास रहता ही नहीं है। इसी से उसकी शुरुआत होती है। कभी पाकिस्तान को बीच में ले आएगी, तो कभी हिंदू मुस्लिम को लाएगी, तो कभी मंदिर मस्जिद को ले आएगी। यह चीजें अब इस देश के लिए घातक होती जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार, यह बात तो सच है कि अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर भी नजर है। हरियाणा से संकेत मिला कि इंडिया गठबंधन का वर्चस्व बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। हार हुई है, लेकिन किन परिस्थितियों में हार हुई है यह देश जानता है और किसके रहम करम पर हार हुई है यह भी जानता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग ऐसा जवाब दे रहा है कि जिसके ऊपर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन 12% का जो वोट प्रतिशत में उछाल हुआ है हरियाणा के अंदर, वह बहुत कुछ संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में जनता किसके साथ है। और जिस तरह यह लोग हिंदू मुस्लिम की बात करके भारतीय जनता पार्टी वाले बिहार के अंदर बटोगे तो कटोगे और या हिंदू बन के रहना पड़ेगा, यह सारी चीजें जो कहे हैं वह बैकफायर उनके लिए नहीं, वह नुकसानदायक नीतीश कुमार के लिए हो रहा है। अगर उस आग में बिहार जल उठा जैसे बहराइच जला था, तब फिर बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। नहीं, क्या नीतीश ऐसा होने देंगे बिहार में? वो देखना चाहेंगे क्या ऐसा? नहीं, इसी के लिए उन्होंने बहुत कड़े तेवर अपनाए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मैं कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कभी भी कर सकता हूँ, सुधर जाइए। लेकिन यह भी कहा कि आप लोग सुधर नहीं रहे हैं,
अब हमें ही सुधरना पड़ेगा, हमें ही सोचना पड़ेगा जी। दिल्ली हिल गई, अब जेपी नड्डा जा रहे हैं बिहार, तो जेपी नड्डा कुछ बयान तो देना पड़ेगा ना भाई, आप बिहार क्यों जा रहे हैं दिल्ली से? इस समय महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव चल रहा है, आप जा रहे हैं बिहार और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो बात क्या है? नहीं, बिहार तो ये पहले भी जा चुकी है 2 बार। नीतीश को मनाने गए, नीतीश दिल्ली चले आए, वहां झक मार के चले आए, और नीतीश कुमार यहाँ मोदी या शाह से भी नहीं मुलाकात किए, चले गए। तो अब इस बार फिर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे छठ त्योहार में जा रहा हूँ। अरे भाई, आप हिमाचल के रहने वाले हैं, हिमाचल में जाके छठ मना लीजिए, वहां के लोग भी खुश हो जाएंगे। आप वहां से सांसद चुन करके आए हैं, तो क्या वहां नहीं जाएंगे, क्या बिहार जाएंगे? इससे पहले भी जेपी नड्डा छठ मनाने बिहार गए थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं गया था, वह चीजें अलग है। लेकिन बहाना छठ का है, निशाना नीतीश को मनाना है जी। हकीकत यह है, समझ गए जगदीश जी। अब अखिलेश यादव ने यह कहा कि बड़े स्वागत की तैयारी में इंडिया गठबंधन है, बड़ा तैयारी किया जा रहा है स्वागत का, मतलब वो इवेंट होता है ना, वह करेंगे स्वागत में जी। जल्द वह स्वागत समारोह होने वाला है। इसका मतलब नीतीश की नाराजगी, जेपी नड्डा का बिहार जाना और अखिलेश यादव का बयान कि बड़ा स्वागत की तैयारी हो रही है, इसका मतलब कि नीतीश कुमार महागठबंधन में जाने वाले हैं जी। समय सीमा सब कुछ तय है, सिर्फ आधिकारिक तौर पे नहीं कहा जा रहा है कुछ भी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल एक चीज यह उठता है जगदीश जी कि अगर जेडीयू की बैठक बुला करके और जेडीयू की नहीं हुई एनडीए की बैठक में तब्दील अगर वो बैठक हो गई, तो आखिर क्या वजह रही होगी, इस पर एनालाइज करना जरूरी है जी जी। क्योंकि उस वक्त तो हम लोगों ने भी कहा कि नीतीश कुमार अंदर से टूट चले हैं। इसका मतलब यह तात्पर्य है कि ठीक है, आप जो फैसला लेंगे वह मंजूर होगा, जेडीयू में यह हुआ होगा, और एक बार इन्हें मौका तो दीजिए, एक बार इन्हें कह करके तो देखिए आप कि भाई आप अगर सही से नहीं रहे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। तो गिरिराज सिंह को सांसद और विधायक की बैठक जो बुलाई गई एनडीए की, तो बिहार में एनडीए की बैठक का कोई महत्व नहीं होता है। बिहार में सांसद एनडीए की बैठक का महत्व है, लेकिन विधायक दल का संसदों की बैठक की क्या बिहार में जरूरी? संसदों की बैठक तो भाजपा बुलाएगी ना, नीतीश कुमार कौन बुलाने वाले होते हैं कि सांसद और विधायक सब आएंगे? तो आखिर सांसद को क्यों बुलाया गया? भाई आप जेडीयू का बुला सकते हैं, लेकिन भाजपा वालों को क्यों बुलाएंगे? आप दूसरे दलों को क्यों बुलाएंगे? तो लेकिन वहां यह था कि इन लोगों को चेतावनी देना कि देखो भाई, आप लोग जो कर रहे हो वह नुकसानदायक है हमारे लिए और चिराग पासवान के लिए भी नुकसानदायक है। तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है जगदीश जी, वह वोट बैंक जो है दलित भी है, SC ST भी है, OBC भी है, मुस्लिम वर्ग भी अधिक मात्रा में है। और इन लोगों के इस बयान से वह वोट छटक जाएंगे इनसे। तो इन लोगों ने बैठक में कहा, हिदायत दी, कुछ बात हुई, परेशान खासे नाराज थे नीतीश कुमार, चिराग पासवान आए नहीं थे। अब अगर नीतीश कुमार ने उसमें हिदायत दी अपने नेताओं को, तो इन्होंने बैठक एनडीए की कर ली सब कुछ, उसके बावजूद वह लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, तो अब जेडीयू के जो लोग नहीं नीतीश कुमार के साथ करे थे, उनके सामने भी अब रास्ता नहीं रह गया कि नीतीश अगर कहेंगे कि नहीं अब तो हम लोग को इनका साथ छोड़ना पड़ेगा, तो वह मना कर देंगे, क्योंकि उनकी बातों को भी मान करके एनडीए की बैठक। और एक चीज ये भी देख लीजिए, पहली बार एनडीए की बैठक हुई है, ये 2-2.5 साल के अंतर में पहली बार एनडीए जब इंडिया गठबंधन से छोड़ के गए हैं, उसके बाद एनडीए की बैठक पहली बार हुई, अभी तक बैठक नहीं हुई थी। तो बैठक हुई है, तो अगर इसमें इस तरह का निकल रहा है तो यह बहुत ही मतलब दिलचस्प है कि अब नीतीश कुमार क्या नाम है कि अपने रंग में आते हुए फिर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज और भी है जगदीश कि इतना खुश होने की भी बात नहीं है नीतीश कुमार आने से इंडिया गठबंधन के अंदर, क्योंकि नीतीश कुमार कोई ये हमारे देश की जनता के भले के लिए या देश के भले के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए आ रहे हैं, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए
आते हुए इंडिया गठबंधन के साथ नजर आ रहे हैं। यह हकीकत है। हमारे एक दर्शक का सवाल ले ले। शशि दुबे जी लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार को 2024 में निपटा देंगे। और एक और दर्शक है बंसल जी, कह रहे हैं कि नीतीश व नायडू कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक 38 से 40 सांसद एक साथ एनडीए नहीं छोड़ते, यह सरकार नहीं बदलेगी। सरकार का अल्पमत में आने पर है। विश्वनाथ बंसल है, विश्वनाथ बंसल का कहना है कि भाई साहब नीतीश और नायडू कहीं नहीं जा रहे हैं जी। जब तक 38 से 40 सांसद एक साथ एनडीए नहीं छोड़ते, यह सरकार नहीं बदलेगी। सरकार का अत्यंत में आने पर ही, अल्पमत में आने पर ही। अब जगदीश जी यह देखिए कि 293 सांसदों के साथ सरकार चल रही, 240 इनके हैं, 272 बहुमत के लिए चाहिए और 272 बहुमत के लिए चाहिए, 293 सीट है। यानी कि 23 लोग अगर हट गए तो सरकार गिर जाएगी जी। 23 हट गए तो सरकार गिर जाएगी, 25 हट गए तो बुरी तरह चली जाएगी, 25 अगर हटे तो मोदी को तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर 23 हटे तो उनको बहुमत साबित करने का समय देना पड़ेगा। दो तरह की बातें हैं यहाँ पे, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर 270 उनके पास रहता है, 2 लोगों की बात रहती है, तो यह सरकार बहुमत साबित करने के लिए कुछ समय मांग सकती है और स्पीकर उसका है, समय दे देगा। लेकिन अगर 25 हट गए तो बहुमत साबित करने का मौका उनको नहीं मिलेगा, उनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। और उस वक्त इंडिया गठबंधन क्या नाम है कि तुरंत अपनी सरकार बनाने की दावेदारी कर इस्तीफा देना पड़ जाएगा। दूसरी चीज कि 18 सीट चंद्रबाबू नायडू के, 16 और 2 पवन कल्याण के, 18 सीट आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं। नीतीश कुमार के 12 है, 12 में 10 ही मान के जाइए आप, 2 को मत काउंटिंग कीजिए। ललन सिंह है और एक है, उन 2 लोगों को काउंटिंग मत कीजिए, 10 को काउंटिंग कीजिए। तो 18 और 10 28 सीटें होती हैं। 4 जगन मोहन रेड्डी के पास है, 4 जगन मोहन रेड्डी के पास है, 28 और 4 32 होते हैं, और नवीन पटनायक के पास है। तो यह चीजें तकरीबन 35 के आंकड़े को छुएंगी, और जब 35 के आंकड़े को छुएंगी तो नीतीश कुमार के बाकी जो 2 रहेंगे वह भी साथ ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त होगी, चंद्रबाबू नायडू किसी के भी साथ रहे, पहले यह आश्वासन लेंगे कि आप 5 साल तक सरकार चलाएंगे, आप सरकार गिराएंगे नहीं। इसके 2 मायने हैं जगदीश। चंद्रबाबू नायडू जो बहुमत में आए हैं, अगर मध्यवर्ती चुनाव हुआ तो चंद्रबाबू नायडू को सीटें नहीं आएंगे। उन्होंने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए और वहां काम करने के लिए उनको समय चाहिए जी। और इसके लिए उस सरकार के साथ यह रहेंगे जो 5 साल चलाए और 5 साल बजट में आंध्र प्रदेश को कुछ दे ताकि वह आंध्रा को आगे बढ़ा सके। नहीं तो फिर जगन मोहन रेड्डी एक्टिव हो जाएंगे वहां, तो चंद्रबाबू नायडू का आना मुश्किल हो जाएगा। अब जो वहां राजधानी का या पोलावरम सिंचाई परियोजना, यह 2 ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका। इन दोनों प्रोजेक्ट को चंद्रबाबू नायडू को कंप्लीट करना है, उसके लिए पैसे की सपोर्ट चाहिए। और दूसरा, विश्व बैंक से उनको कर्ज चाहिए, उसके लिए केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए उनको। केंद्र सरकार के गारंटर होने पर ही उनको मिलेगा वह चीज भी चाहिए। अब अगर मोदी के साथ में वह सारी चीजें उन्हें मिल जा रही हैं तो वह इंडिया गठबंधन में क्यों आएंगे? और अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनको क्या नाम है कि वह सारी चीजें माननी पड़ेंगी। तो इसमें एक समन्वय बनाने का प्रयास चलेगा कि भाई देश को लूटा करके तो आपको नहीं दे सकते जी। अगर देश को लूटा करके आपको देना था तो उनकी सरकार क्यों गिराते? देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हर राज्य को आगे बढ़ाने के हिसाब से काम करेंगे। आप कहेंगे कि पूरे देश को डुबा दो, आंध्रा को बना दो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यह चीजें जो है क्या नाम है कि बहुत मायने रख रही हैं। इन मुद्दों पर चर्चा और बात होगी सब। और चंद्रबाबू नायडू
कहीं न कहीं जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि नरेंद्र मोदी से उनके मकसद कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब कांग्रेस के, अगर इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ अगर चंद्रबाबू नायडू आएंगे तो उन्हें कर्नाटक और तेलंगाना का सपोर्ट भी मिलेगा। पोलावरम सिंचाई परियोजना जो उसके लिए कर्नाटक और उसका तेलंगाना का भी होगा, और पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए उनको मदद भी मिलेगी। दूसरी चीज, जगदीश जी, राजधानी बने आंध्रा, या कांग्रेस को भी फायदेमंद होगा अगर बनेगी तो। कांग्रेस का भी जनाधार हुआ होगा कि कांग्रेस की सत्ता में चंद्रबाबू नायडू ने बनाया। अब देखिए नीतीश कुमार ने कैसे कहा उस यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर के, कहा कि यूपीए की गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह सरकार ने इसके लिए बजट दिया था। मैं तो नीतीश कुमार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सच्चाई बयां किया। उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, मोदी अपना नाम ले रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, इसका इतिहास पता होना चाहिए, मनमोहन सिंह सरकार ने इसके लिए पैसे अलॉटमेंट किए थे, मोदी ने नहीं किया है। मोदी के कार्यकाल में कंप्लीट हुआ है, तो जो प्रधानमंत्री रहेगा वही तो उद्घाटन करेगा उसका। तो यह चीजें जो हुई है, तो एक समन्वय चंद्रबाबू नायडू से बनता हुआ रेवंत रेड्डी के जरिए कांग्रेस के साथ में बात हो रही है। क्योंकि कांग्रेस से बात करना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस के मर्जी के बगैर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन सकती। वही इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, बाकी सब उसके बाद है। तो ऐसे परिस्थिति में रेवंत रेड्डी के जरिए नीतीश कुमार का चर्चा हमेशा चल रहा है, समन्वय चल रहा है। नीतीश की जरूरत है, और नीतीश एक ऐसे व्यक्ति है कि जो अगर आ जाए तो वह और भी कई लोगों को जोड़ सकते हैं। जब अगर केजरीवाल और ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ बैठा सकते हैं, और जब उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ कांग्रेस को बैठाया जा सकता है, तो बाकी वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जाए। जी हमारे बंसल जी एक और सवाल लिख रहे हैं कि गठबंधन में 234 सांसद हैं और बचे हुए 15 सांसद को गुजराती लॉबी करोड़ों रुपए देकर इनको खरीद लेंगे, और नायडू नीतीश दोनों अपने स्वार्थ में सत्ता के साथ हैं। इसे स्वार्थ कहेंगे या मजबूरी कहेंगे? चंद्रबाबू नायडू की भी मजबूरी थी और नीतीश कुमार की तो है ही नहीं। तो अब तो चंद्रबाबू नायडू की कोई मजबूरी नहीं। हाँ, वही बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन सिर्फ चंद्रबाबू नायडू निकल जाने से मोदी की सरकार नहीं गिरेगी। देखिए, मोदी की सरकार, यह भी मैं बंसल जी को यह भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो निर्दलीय जो है वह भाजपा को समर्थन नहीं दे रहे हैं, वह भाजपा के साथ नहीं है। तो वह भी 15 के करीब 11-15 वह भी हैं, निर्दलीय भी हैं। और दूसरी चीज कि जिस तरह चंद्रबाबू नायडू 371 करोड़ कौशल विकास परियोजना के तहत घोटाले का आरोप उनके ऊपर था, जो लोकसभा चुनाव के पहले 56 दिनों के लिए जेल में थे, उससे क्लीन चिट लेना पड़ा। और यह देखिए कि चंद्रबाबू नायडू पहले व्यक्ति हैं मोदी सरकार में कि ईडी सीबीआई से क्लीन चिट लेने वाला पहला व्यक्ति, बाकी किसी को आज तक क्लीन चिट नहीं मिला 10 साल मोदी की सरकार में। तो क्लीन चिट ले लिए। अब क्लीन चिट लेने का मतलब कि नरेंद्र मोदी का लगाम नायडू के हाथ में आ गया, नायडू का लगाम इनके हाथ में नहीं है, या कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। और ईडी सीबीआई भी कुछ नहीं कर पाएगी। कोर्ट भी बोलेगा कि आपने क्लीन चिट कैसे दिया था भाई, कैसे आपने क्लीन चिट? क्लीन चिट का मतलब कि केस क्लोज, वह केस बंद हो गया। अब वह केस रीओपन नहीं होगा। ईडी ने साफ कर दिया है कि नहीं, इसमें इनकी भागीदारी हिस्सेदारी नहीं है, यह आरोप गलत है, क्लीन चिट दे दिया। अब फिर वही ईडी अगर कहेगी तब तो हर कोई बोलेगा कि मोदी के कहने पे ये मोदी करवा रहे हैं, जबरदस्ती बात है। तो उसके लिए केस भी फाइल होगा और उसमें भी वह जीत जाएंगे और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। यह चीजें, तो वह लगाम चला गया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू 16 के मालिक है, 16 सांसद के मालिक है। अब देखिए चंद्रबाबू नायडू को क्या फायदा, उनको इस बजट में 15,000 करोड़ रुपए मिले आंध्र प्रदेश को, बाकी और कुछ तो नहीं मिला। लेकिन बिहार को 58,000 करोड़ मिले। लेकिन अब इनमें यह देख लीजिए कि नायडू को जो 15,000 करोड़ मिले जगदीश जी, वह 15,000 करोड़ विशेष पैकेज है।
यानी कि वह चंद्रबाबू नायडू जिस चीज में चाहे वह खर्च कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार खर्च नहीं कर पाए तो वह पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। वह सड़क के लिए है, वह क्या नाम है कि नदी नाले के लिए है, ब्रिज के लिए है, यह अलग अलग विभाग के लिए है। उस विभाग में वह पैसे खर्च नहीं कर पाए तो उनको बजट सेशन में क्या नाम कि रिफंड करना पड़ेगा पैसे। तो इसके लिए बिहार को कुछ मिला नहीं और नायडू को कुछ मिला नहीं। नायडू 1 लाख करोड़ की मांग किए थे, 15,000 करोड़ मिला। तो 15,000 करोड़ से नायडू का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को 5 सालों में कर्ज में डुबो दिया है। और कर्ज में तो मोदी ही डुबोए हैं। जीएसटी का पैसा सबका रख कर बोलते थे कर्ज ले लीजिए, कर्ज सबको कर्ज खाने वाला व्यक्ति कर्ज में डुबो दिया, सबको कर्ज की आदत लगा दिया और पैसे लेकर के कुंडी मार के जीएसटी का बैठ जाते हैं। तो यह चीजें जो है जगदीश जी, अब आम जनता का भी रुझान और आम जनता का विचार क्या है यह नेता समझते हैं। नायडू यह समझ गए हैं। देखिए, नायडू की ज्यादा चर्चा होती है? बिल्कुल नहीं होती है। उनका बयान आता है? नहीं आता है। वह एकदम शांत कुंडी मार के बैठे हुए, भाई हमें तो चाहिए। अब नीतीश कुमार तो दुविधा में, जात भी गवा लिए, भात भी खाने नहीं मिला। न तो विशेष राज्य का दर्जा मिला, न तो 9वीं अनुसूची में आरक्षण को लाया जा रहा है बिहार को, और न तो कोई विशेष पैकेज मिला उनको, न तो बिहार में कोई ऐसा पावर सेंटर आया कि जिससे बिहार की जनता को वहां रोजगार मिल सके। यह सारी चीजें अगर कुछ भी नहीं हो रही है जगदीश जी, तो सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों थे। तो अब जाने के लिए बहाना चाहिए। ठीक है, उनकी पार्टी में 2 धड़े हो गए थे जगदीश जी। एक धड़ा इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहता था, एक धड़ा इधर रहना चाहता था। तो एक ही मंत्री है उनका, मछली पालन मंत्री। इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो बल्कि रेल मंत्रालय मिल सकता है उनको, और भी अच्छा मंत्रालय मिल सकता है, 2 मंत्रालय मिल सकता है, और उसके बाद फंड भी मिलेगा। हो सकता है कि नीतीश कुमार को पीएम भी बनने का वो मिल जाए, क्योंकि बिहार को पहला मौका होगा। तो यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो इन सभी तथ्यों पर कहीं ना कहीं यह बातें अब हो रही हैं कि उस बैठक में एक चेतावनी दी गई और उस चेतावनी को तोड़ दिया है एनडीए गठबंधन के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए अब फिर यह चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। और जेपी नड्डा के जाने का मकसद यह है कि जेपी नड्डा क्या नाम कि मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर वह कहते हैं ना कि महाराष्ट्र और झारखंड का होने दीजिए, एकनाथ शिंदे इनके साथ रहेंगे, इन लोगों के साथ इसकी क्या गारंटी है 7 सांसदों वाला? जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जब सब निकलेंगे तो भाजपा में जो 106 सांसद दूसरे दलों के आए हुए हैं वह इनके साथ रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो यह चीजें हैं जगदीश जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मजबूरी लोगों की यह है कि निकलना होगा तो एक साथ ऐसा निकलना पड़ेगा कि सत्ता ढह जाए। नहीं तो अगर मध्यवर्ती चुनाव में चला गया यह देश अगर, और राजीव कुमार जैसे अगर चुनाव आयोग रहे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को हटा पाना बहुत मुश्किल होगा। तो यह मौका है देश को बचाने का। यह पार्टी क्या करते हैं यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम लोग को चर्चा तो करना पड़ेगा और देश को रूबरू हकीकत से तो कराना पड़ेगा। जी जगदीश जी, लेते हैं अगला सवाल झारखंड से। झारखंड में बीजेपी का हुक्का पानी बंद हेमंत और कल्पना सोरेन के कारण, क्या यह सच है? जगदीश जी, इसमें कोई शक भी नहीं है, कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने अपने कार्यक्रम में भी यह कहा था कि हेमंत सोरेन का कम और कल्पना सोरेन की चर्चा ज्यादा है झारखंड के अंदर। और कल्पना सोरेन का तोड़ भारतीय जनता पार्टी को अभी तक मिला नहीं है। हेमंत विश्वकर्मा जिस तरह कहते हैं कि बाबर के औलाद अभी भी घूम रहे हैं, इनको भगाना पड़ेगा, मार के भगाना पड़ेगा। तो हेमंत विश्वकर्मा किसके औलाद है और कौन है बाबर का औलाद, यह बताना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि मुद्दों से भटकाने का कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। झारखंड के अंदर जगदीश जी, नीतीश कुमार खुश नहीं है। नीतीश कुमार को 1 सीट 2 सीट जोती है। और जो प्रशांत किशोर या आरसीपी जो यह पार्टियां नई नई तैयार हो रही है, यह तैयार भाजपा करवा रही है। कहीं ना कहीं भाजपा ही तैयार करवा रही है नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। लेकिन क्या वह लोग कमजोर कर पाएंगे? अगर भाजपा के साथ नीतीश कुमार रहे
झारखंड में भी अगर नीतीश कुमार नाराज हैं तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बिहार में भी चुकानी पड़ेगी। खैर बिहार की बात हम लोग उस पर फिर से चर्चा कर लेंगे प्रोग्राम में, लेकिन झारखंड में आ जाऊं। आज हेमंत सोरेन का उतना वर्चस्व झारखंड के अंदर नहीं है, जबकि कई बार सीएम रह गए। कल्पना सोरेन का जो है, मात्र 8 महीने के अंदर कल्पना सोरेन ने अपना जो जलवा बिखेरा है झारखंड के अंदर, जो गाड़ी के बोनट पर बैठ करके झंडा हाथ में ले करके चल रही है शेरनी की तरह, लाखों की संख्या में लोग चल रहे हैं, और जो कल्पना सोरेन को समर्थन महिलाओं का और युवाओं का जो समर्थन मिल रहा है, और जो मैया स्कीम योजना का चर्चा चल रही है, वह लोगों को भा रही है जगदीश जी, यही वजह रहा। लेकिन सर चुनाव प्रचार प्रसार जो है यह कितना कारगर साबित होगा ये विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा कल्पना सोरेन का। हाँ, यह चीजें हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी, यह होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का डर और 2 दर्जन नेताओं का चला जाना झारखंड मुक्ति मोर्चा में, यह दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यह दिखा रहा है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यह तो मालूम है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी परेशान है कि हरियाणा का मॉडल यूज नहीं कर पाएगी झारखंड में। वजह साफ है कि वहां का प्रशासन इसके हाथ में नहीं है। प्रशासन हाथ में रहता तो खेल कर लेती, लेकिन प्रशासन इसके हाथ में नहीं है, वह हेमंत सोरेन के हाथ में वहां का प्रशासन है। और जब वैसे माजरा आएगा ना तो वह हेमंत सोरेन के साथ खड़ा होगा, इनके साथ नहीं। दूसरी चीज, महाराष्ट्र के अंदर इनकी सत्ता रहते हुए भी इनके साथ लोग नहीं खड़े होंगे। क्यों? कि एकनाथ शिंदे सीएम है और वही गले की हड्डी बने हुए, वही विद्रोह भाजपा का कर रहे हैं, कई जगह अपने बागी को खड़े किए हैं। अब वहां पर अलग एक व्यवस्था है, झारखंड और हरियाणा से अलग विपरीत परिस्थितियां हैं। वहां पर बाला साहब ठाकरे और शरद पवार का बहुत वर्चस्व था। बाला साहब ठाकरे नहीं है तो उद्धव ठाकरे ने उस अपनी सम्मान को बनाए रखने में कामयाब भी हासिल की है, इसीलिए पार्टी टूटने के बाद भी वह पार्टी को खड़ा कर लिए और अच्छी मजबूती से और खड़ा कर लिए। अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे से सहमत और क्या ना कि सिंपैथी रखने वाले तकरीबन 90% अधिकारी वहां के हैं, तो इससे भी भारतीय जनता पार्टी का वहां पर जादू नहीं चल पा रहा है। अब यह लोग बटेंगे तो कटेंगे कि जो नारे ले आए उसके सामने क्या नाम है कि मैया स्कीम योजना और कल्पना सोरेन की पॉपुलैरिटी भारी पड़ जा रही है। जी जगदीश से लेते हैं अगला सवाल महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मोदी और राहुल गांधी होंगे आमने सामने। संविधान बचाओ आंदोलन पर बीजेपी को घेरेगा क्या इंडिया गठबंधन? जगदीश जी, अब वह सामना मुकाबला होगा, विदर्भ से लड़ाई शुरू होगी और विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है। लोकसभा चुनाव में भी विदर्भ के अंदर कांग्रेस को खासी अच्छी सीटें मिली, सम्मानजनक मिली, हौसला बढ़ा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा हारने के बाद मनोबल टूट चला है कांग्रेस का। मैं नहीं मानता इसको। मैं यह मानता हूं कि हरियाणा में 12% का वोट उछाल जो कांग्रेस का हुआ है वह एक उत्साहवर्धक है जो दिख रहा है महाराष्ट्र के अंदर। और हरियाणा में जो गलती हुई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला ने लोगों ने जो खेल किया, यह नहीं कहूंगा कि उसका असर नहीं पड़ा, उसका भी हरियाणा के अंदर असर पड़ा। जो कुमारी शैलजा है कोप भवन में बैठी रही, सीएम पहले बनना चाहती है, वोट दिला नहीं रही है, उनके ही गांव में कांग्रेस हार गई चुनाव। तो यह सारी चीजें महाराष्ट्र में नहीं चल रही है। महाराष्ट्र में जो एकजुटता शरद पवार के हाथ में है कमान, और शरद पवार संभाल रहे हैं। ठीक है, महाविकास आघाड़ी का समन्वय, लेकिन कांग्रेस का जो टिकट वितरण हो रहा है और कांग्रेस ने जो टिकट दिए हैं, कांग्रेस ने इस बार बहुत फूक फूक करके कदम चले हैं राहुल गांधी ने। यह संविधान बचाओ का जो मुद्दा है जगदीश जी और जाति जनगणना का, यह राहुल छोड़ने वाले नहीं है। अडानी के मुद्दे यह छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि यह सब सबके दायरे में है। और यह तो सही है कि संविधान खतरे में है, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ऑन कैमरा आ करके अगर यह कहते हैं
तो 2024 लोकसभा चुनाव में कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान को बदलना है। अगर यह बात कह रहे हैं तब तो संविधान बदलने के लिए ही यह मांग रहे हैं, तो 400 पार का इन्हें जरूरत क्या था? यह 300 के पार भी कह सकते थे। 272 का आंकड़ा होता है बहुमत का, 300 के पार कह सकते थे, 350 कह सकते थे। इन्होंने 400 पार का आखिर क्यों किया? क्योंकि 369 सीटें अगर इनके पास रहती है और 400 के पार एनडीए गठबंधन रहती है, तभी ये संविधान को बदल सकते थे। संविधान में कुछ कम बेसी करने के लिए इनको 369 सीटें कंपल्सरी जरूरी है। तो कैसे कहे कि 369 चाहिए, तभी भी सवाल उठेंगे और 400 के पार में भी सवाल उठेंगे। तो यह लोग अपने ही जाल में अपने ही खुद फंस गए जगदीश जी, हकीकत यह है। अब इस चीज को SC ST दलित OBC वाले समझ गए, और जब यह संविधान नहीं रहेगा तो क्या नाम है कि लोगों को आरक्षण कहां से मिलेगा, लोगों को सम्मान कहां से मिलेगा? अब लोकतंत्र की बात जो हो रही है, जब संविधान ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र क्या रहा है? संविधान है तो लोकतंत्र का यह हाल है। यह हिंदू मुस्लिम करके आग सांप्रदायिकता को फैला रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं रहा है, और प्रशासन इनके साथ खड़ा होकर के, देखिए बहराइच का आरोपी क्या कहा, बहराइच के आरोपी ने कहा कि प्रशासन ने हमें 2 घंटे का समय दिया था, थोड़ा और समय दिया होता तो आधा बहराइच खत्म कर देते। यानी कि प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसा काम कर सके बगैर सरकार के आदेश का जी। तो यह चीजें सरकार के ऊपर सवाल खड़े की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जगदीश जी, लेते हैं अगला सवाल। आसाम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में दिया विवादित बयान, क्या यह फितरत हो गई है बीजेपी की? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहा जगदीश जी की बाबर की औलाद है। कौन है बाबर का औलाद? और बाबर का औलाद है तो मतलब उनके कहने का मतलब क्या है? कभी यह लोग कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी कहते हैं हिंदू मुस्लिम, कभी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, कभी कहते हैं कि इस तरह की बातें जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है जगदीश जी, बगैर इसके यह चल नहीं सकते। इनको अगर राजनीति करनी है तो पाकिस्तान को लाना है, हिंदू मुस्लिम को लाना है, मंदिर मस्जिद को लाना है, बाबर हुमायूं को लाना है, बटोगे तो कटोगे लाना है। या इनको अपनी हार नजर आ रही है, वहां पे हार दिखाई दे रही है, इसलिए बौखलाए हुए। देखिए, हार का यहाँ सवाल नहीं है जगदीश जी। जो इनके जिताऊ कैंडिडेट थे, जिनको टिकट दे रहे थे, वही पार्टी छोड़ के चले गए। अब वहां यह भी बहाना नहीं है कि इनको टिकट नहीं मिल रहा था बोल के यह चले गए, वह पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कैरियर का बहुत चिंता है जी। उन्हें यह नफरती भाषण देने से वह बच रहे हैं, और इनके साथ रहेंगे तो नफरती भाषण देने पड़ेंगे। तो अब इनका साथ छोड़ना लोगों ने चालू कर दिया है। अभी तो यह ट्रेलर है जगदीश जी, पिक्चर तो अभी बहुत बाकी है। अगर योगी आदित्यनाथ का यह नारा फेल हो गया है, बटोगे तो कटोगे, इस चीज का सबूत है कि इनके दिन लत गए। RSS का एक बयान आया है जगदीश जी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बताया है। RSS कब से इतना मेहरबान होने लग गया? जबकि RSS को सबसे ज्यादा खतरा है कांग्रेस सत्ता आने से। तो यह सारी चीजें जो हो रही हैं, कहीं कोई अपने को खुद को बचाने के लिए, कोई अपने अस्तित्व के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से अजीत पवार का जो हाल हो रहा है वही होता है जी। जो नवीन पटनायक का हाल हुआ वही हाल होता है, जो जयंत चौधरी का हुआ है, या मायावती का हुआ है, या YSR जगन मोहन रेड्डी का हुआ है, या LJP क्या नाम है कि चिराग पासवान की जैसे पार्टी छिड़ी। तो खैर चिराग पासवान ने तो खड़ा कर लिया। एकनाथ शिंदे थोड़े से कड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए तो उनकी न पार्टी बचेगी, न अस्तित्व बचेगा, न राजनीति बचेगी, उनकी समाप्त हो जाएगी। और इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो न घर के होंगे न घाट के, सारे टूट करके भग जाएंगे, अपने घर वापसी कर लेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा
क्षेत्रीय दलों को जिसको साथ रखा है जी, सबको खा गई है और वही चीज अब भी कर रही है। जी जगदीश जी। अगला सवाल, सीजेआई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से ठीक पहले फैसलों की खुल गई पोल, क्या मोदी से हो गई है डील पक्की? यह नहीं कह सकते कि डील हुई है कि नहीं हुई है जगदीश जी, क्योंकि एक संवैधानिक पद है सीजीआई का। लेकिन सवाल खड़े इसलिए भी हो रहे हैं कि सीजीआई के घर पहली बार कोई प्रधानमंत्री पूजा करने गया, उसे पूजा करने के लिए और जगह नहीं मिला कहीं। रोड शो करने जाते हैं गुजरात और पूजा करने सीजीआई के घर जाते हैं। तो यह चीजें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह चंद्रचूड़ का अग्नि परीक्षा होगा जगदीश जी। अब इसमें वह फेल होते हैं कि पास होते हैं, वही इस चीज को साबित करेंगे कि डील हुआ कि नहीं। 5 दिन और 5 न्याय करने हैं उनके पास 5 दिन का समय है। हालांकि 10 तारीख को वह इसी महीने में 10 तारीख को वह रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन 5 वर्किंग डे ही है उनके पास। 5 वर्किंग डे में उनको 5 फैसले करने हैं। वह 5 फैसले बहुत अहम है। अडानी को लेकर के है, यूनिवर्सिटी को लेकर के है, मदरसा को लेकर के है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, या अडानी जिसके वजह से यह देश बेहाल हुआ पड़ा है, इन सभी चीजों पर उनको फैसला देना है। अगर इसके फैसले देश हित में नहीं हुए तो यह माना जाएगा कि उन्होंने डील की, क्योंकि जो जांच की कमेटी अडानी को लेकर उन्होंने बनाया था उसमें अडानी का एक रिश्तेदार ही था, जो बाकी लोग थे उनके संपर्की ही थे। तो ऐसे लोगों को दिया गया। और जो सेबी चीफ माधवीपुरी भोज के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, यह सारे चीज का फैसला होना है जगदीश जी। देखना यह होगा कि फैसला करने का इनका तरीका देश हित में होता है या सत्ता के पक्ष में होता है, या पेंडिंग में रख के जाते हैं, या पेंडिंग में रख करके जाते हैं आने वाला नया। लेकिन उस फाइल को अपने पास इन्होंने अपने टेबल पर मंगा लिया है निकलवा करके। इसलिए यह कहा जा रहा है कि 5 दिनों में 5 फैसले करेंगे। और अगर यह नहीं करके जाते हैं, यह सत्ता के पक्ष में आता है और देश के साथ बेईमानी होता है, तो यह साबित होगा कि इनसे डील मोदी की हो चली है और यह बहुत ही करप्ट निकले। आज तक जो इन्होंने पुण्य कमाया था न्यायमूर्ति की कुर्सी पर, वह सारा इन्होंने मिट्टी पलीत कर दिया। जी जगदीश। अगला सवाल लेते हैं सर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, धोखाधड़ी से चुनाव जीतने का लगाया है आरोप। देखिए जगदीश जी, आप बांग्लादेश के शेख हसीना को ले लीजिए। शेख हसीना गलत तरीके से चुनाव जीत के आ रही थी, तो जनता को बर्दाश्त से ऊपर जब हुआ तो क्या हुआ। तो वैसे ही होता है जब ऐसा होता है। तो आज किसी भी विपक्ष के दल का चुनाव आयोग सुनता नहीं है, उसकी बातें नहीं सुनता है, उसकी शिकायतों पर काम नहीं करता है और बातें बड़ी बड़ी करता है। रिकाउंटिंग की बात की जाती है तो वह 1600 पन्ने का रिपोर्ट सौंप देता है और हिदायत देने लगता है। और सत्तारूढ़ दल का एक व्यक्ति कोई एक मेल कर देता है तो चुनाव की तारीख बदल जाते हैं। तो यह साफ दिख रहा है कि हमारे देश का चुनाव आयोग बिका हुआ व्यक्ति है। वह चुनाव आयोग की कुर्सी तो छोड़ दीजिए, चपरासी की कुर्सी पे बैठने लायक वह व्यक्ति नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि जिस पारदर्शिता की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया था चुनाव आयोग को लेकर जगदीश जी, कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए। यानी कि 3 ऐसे लोग होने चाहिए चुनने वाले जो तीनों अलग अलग चीजों से संबंध रखते हो। प्रधानमंत्री राजनीति से, विपक्ष का नेता जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका नेता विपक्ष, और एक न्यायपालिका का सीजीआई। तो इसमें होगा तो यह तीनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, तो इन तीनों में 2 की सहमति जिस पर होगी वही चुना जाएगा। जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि वह ले करके आए बिल, जजमेंट के बाद में, आदेश के बाद में कानून बनाए। 146 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल करके कानून पास किया गया था। वह कानून पास नहीं कहा जाता है, जबरदस्ती लादा गया। वो उन्होंने कहा कि नहीं, कानून मंत्री होंगे और प्रधानमंत्री होंगे।
और नेता विपक्ष होगा। यानी कि नेता विपक्ष ना भी करता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्री से मुहर लगवा करके और वह खुद चुन सकते हैं, यानी कि उनके पक्ष में। लाल कृष्ण आडवाणी के समय का बात याद कीजिए, जगदीश जी क्या कहते थे, 5 लोगों का होना चाहिए, 5 लोगों का होना चाहिए, 2 सत्तारूढ़ दल का होगा तो 3 विपक्ष का होगा। इसकी मांग होती थी। और अभी तक न्यायालय सीजीआई होते थे इसमें चुनाव में, तो अब सीजीआई को क्यों हटा दिया गया? तो यह लगता है कि यह सरकार अपने मन मुताबिक चुनाव आयोग देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयोग पर नियुक्ति करेगा या बड़े संविधानों पर नियुक्त करेगा, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल नहीं सकता, उसके मुंह में ताले लगेंगे, आंख बंद करने पड़ेंगे, कान बंद करने पड़ेंगे। और यही चीज होता कि आज नरेंद्र मोदी का जैसा आदेश होता है चुनाव आयोग वैसे करता है, यहां से लिख करके जा रहा है, वहां से बोल रहा है, ऐसा प्रतीक होता है। क्योंकि जब विपक्ष की नहीं सुनी जाती है और सत्तारूढ़ दल पर भड़काऊ और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला भाषण किया जाता है और चुनाव आयोग चुप रहता है। अब बताइए कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा बाबर के औलादों को भगाना पड़ेगा और वह अभी भी घूम रहे हैं, तो बाबर का औलाद कौन है बताए, वह किसका औलाद है? तो अब चुनाव आयोग के पास में मुंह में ताले लग गए हैं। लेकिन यही कल्पना सोरेन ने कह दिया होता, यही कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने कह दिया होता कि या आरजेडी ने, तो अभी कार्रवाई हो जाती, तुरंत सदस्यता उनकी समाप्त हो जाती। इसीलिए कहते हैं कि चुनाव आयोग बिका हुआ है। जी जगदीश जी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आरोप लगाया है जगदीश जी, वह सही है। उसमें अब ये एक चीज रिपोर्ट और भी आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 10,000 नाम काट देते हैं और 20,000 नाम जोड़ देते हैं। तो यह लोग मरे हुए लोगों का नाम चढ़ जा रहा है और जिंदा व्यक्ति का नाम कट जा रहा है। तो यह जहां इन लोगों को वोट नहीं मिल रहा है वहां के वोट कटवा रहे हैं और जहां इन लोगों के नाम है वहां पे वोट पड़वाए जा रहे हैं। जी जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दर्शकों तक विस्तार से चुनावी विश्लेषण आपने दिया। हमें आशा है हमारे दर्शकों से, और हम अपने सुझाव हमें भेजें और अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे द्वारा दिए गए सभी विश्लेषण से आप संतुष्ट होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और राजनीतिक खबरों के साथ। हमें दे दीजिए इजाजत। देखते रहिए TFD इंडिया नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।